पाकिस्तान भारत बढ़ती कशीदगी के पस मंज़र में आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें की। पाकिस्तानी क़यादत ने ख़ित्ते में भारत के जारहाना अज़ाइम के मुतालिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा को मुतला किया और मोदी हुकूमत की जानिब से जो सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की शदीद मज़म्मत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि जी पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर भारत ने जाहिरियत की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अब्बास इराक़ची दौरे इस लिहाज से बहुत अहम है कि जनाब वो इस्लामाबाद के बाद भारत भी जाएंगे। ईरान के अलावा आलमी ताकतें बशमूल अमरीका, रूस और चीन भी दोनों ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि जी वो कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। इसी तरह कई मुस्लिम ममालिक बशमूल सऊदी अरब ने भी मामला फ़ाहम तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया है। आज की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने पाक भारत में कशीदगी कम करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की पेशकश की है और कहा है कि जी दोनों ममालिक एक एक कदम वो पीछे हटें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत इन मशवरों को सुनेगी? बज़ाहिर वो अपने मुल्क की दाखिली सियासत में महदूद मकासद के असूल के लिए बर सग़ीर को जंग की आग में की तरफ वो धकेलने के लिए तैयार नज़र आ रही है। अगर आप भारत की हुक्मरान जमात के छोटे बड़े रहनुमाओं के बयानात का जायज़ा लें, भारत के मीडिया पर नज़र दौड़ाएं और हत्ता कि नाम नहाद सेकुलर जमात कांग्रेस के रहनुमाओं को सुने तो इन सब में आपको एक बात मुश्तरक नज़र आएगी, वो है जंगी जुनून, खित्ते में गलबे की ख्वाहिश और पाकिस्तान को नीचा दिखाने का हदफ। भारतीय मीडिया दो टोक अल्फाज में कह रहा है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारियां हैं वो ज़ोरों पर हैं। दूसरी जानिब ऐसे इशारे भारत की क़यादत की तरफ से भी हैं। इसी तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये बयान बड़ा अहम है कि जी दुश्मन वो अगर उसने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को चैलेंज किया तो भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। करारदाद में कहा गया है कि जी पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा और अगर भारत ने मुहिम जोई की तो 2019 जैसा ही उनको जवाब मिलेगा। एक तरफ कौमी असम्बली से जारी किया गया ये मुश्तरका करारदाद थी, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती रवैये की वजह से इजलास से वॉकआउट भी किया। मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया कि जी पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमत बड़ा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। इतना बकौल उनके साथ मामला है मगर कोई ब्रीफिंग देने वाला भी मौजूद नहीं। यहाँ पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते। तो इसलिए मैं कम अज़ कम ऐवान से जाना चाहता हूँ और इस ऐवान का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो एक तरफ ये हंगाम है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी हुकूमत वो तहरीक इंसाफ पे तनकीद आपको करती हुई नज़र आ रही है कि वो क्यों गुज़श्ता रात होने वाले बंद कमरा इजलास में शरीक ना हुई। इस मौजू पर भी हम आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्करा भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों का या आखिर पाक फ़ज़ाइया के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम खालिद महमूद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि भारत के जो फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे हैं उनकी बड़ी धूम है और भारतीय रहनुमा है उनका दावा ये कि जनाब पाक फ़ज़ाइया के साथ एक फ़ैसला कुन फ़र्क है। कुछ समझाइए हमें, कितना ख़तरनाक हथियार है ये, कितना ख़तरनाक प्लेटफॉर्म है? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब मुझे इनवाइट करने का। और ये बहुत फ़र्क है नहीं था क्योंकि जब 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ऐसा ना होता, वो उस वक्त जब राफेल इंडक्ट किए जा रहे थे तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे ऊपर उनका हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो जहाज लॉन्गेस्ट रेंज के F-16 के मिसाइल थे वो इससे दुगनी से भी ज्यादा इसकी रेंज है। 150 किलोमीटर इनका मेटेरियल मिसाइल फायर कर सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। यानी मैं सिंपल करने के लिए बता देता हूँ कि क्योंकि पायलट आंख से तो दुश्मन को बहुत दूर तक नहीं देख सकता, रेडार बहुत दूर तक देख सकता, तो रेडार बहुत पावरफुल होता है इसमें। और इसी तरह अगर मिसाइल अगर आप लगा लें कॉरेस्पॉन्डिंगली, इन्होंने जो मिसाइल लगाया वो 150 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को फायर कर सकता था, जो कि हमारे रेंज से बाहर थी। अब पाक फ़िज़ाइया ने क्या किया, फौरी तौर पर रिएक्ट किया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी हमेशा हम प्लस रहे हैं और एज रहा है हमेशा ट्रेडिशनली हमारा इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। तो फौरी तौर पर मार्च 2022 में जहाज इंडक्ट किए गए J-10C, जिनका आपने अक्सर चर्चा सुना होगा, और ये एक पूरा स्क्वाड इंडक्ट किया, रिकॉर्ड मुद्दत में किया गया और डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया गया इसको हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारे इंजीनियर्स ने, पायलट्स ने मिलकर और ऑब्वियसली लीडरशिप ने।
ये होने के बाद सिर्फ जहाज नहीं लिए गए थे, बल्कि इसके साथ PL-15 मिसाइल लिए गए थे। वो भी जैसे मैंने कहा कि राफेल के जो मिसाइल हैं 150 किलोमीटर के मुकाबले में हमारा एडवांटेज ये था कि हमारे मिसाइल की रेंज और रडार की रेंज 200 किलोमीटर थी। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि हमने 50 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज से हमने बीट आउट किया कि अगर वो 150 किलोमीटर पर फायर करेगा तो हम 200 किलोमीटर दूर से फायर हमारे जहाज कर सकते हैं। तो यही बात एंड नहीं हुई, बात कंटिन्यू रही और पाक फिजाइया ने J-10C के साथ साथ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो जहाज थे उनको भी इंडक्ट किया अपने साथ। इंडक्ट करने के बाद मॉडिफाई किया, वही आईएसआर रडार जो उस पर लगा हुआ था वही इसमें लगाया गया, और वही मिसाइल जो PL-15 है वो इन जहाजों पर भी लगा दिए गए। और एक नाजरीन की इंटरेस्ट के लिए बताता चलो कि मैं एक मिसाइल की बात नहीं कर रहा कि एक जहाज पर एक मिसाइल, एक जहाज 4 मिसाइल कैरी करता है बैक वक्त। अच्छा। कम अज कम PL-15 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि आमिर साहब कि हमारा फ्लीट बहुत बड़ा हो गया, जो PL-15 जो राफेल के 36 जहाजों के फ्लीट को काउंटर करने के लिए नंबर में हमारी तादाद ज्यादा हो गई, आउट नंबर हो गए। तो ये एडवांटेज उस वक्त तक राफेल का था, कमिंग बैक टू कंक्लूजन, लेकिन अब नहीं रहा ये। अब हमारे पास PL-15 की रेंज के ज्यादा मिसाइल और जहाज हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब सुनाइए कि जी 29 और 30 अप्रैल को जो है कुछ राफेल तैयार आया, एक कहते हैं ना झुरमट आया था पाकिस्तान की तरफ, फिर पाकिस्तान ने काउंटर मेजर्स किए, और सुना ये भी, आप तस्दीक करें अगर आप कर सकें, कि उनको कहते हैं रडार को जैम कर दिया था पाकिस्तान ने, उनको हदफ बना लिया था। क्या तफसील है इसकी? इसकी तफसील आमिर साहब ये है कि फॉर्चुनेटली मैं कोई 6 साल से अपने शौक में पाकिस्तान एयरफोर्स पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, और मुझे ये प्रिविलेज है पाक फिजाइया लीडरशिप ने दिया हुआ, प्रेजेंट चीफ ने दिया हुआ कि मैं एयरफोर्स बेसिस पर विजिट करता हूँ। उनकी क्लियरेंस है मुझे। मैं अभी कुछ हफ्ते पहले ही पाक फिजाइया के इन्हीं J-10C और JF-17 ब्लॉक थंडर के ब्लॉक 3 के पायलट्स को न सिर्फ मिलकर आया, पूरा दिन गुजारा, और उनके मैंने इंटरव्यूज भी किए अपने चैनल के लिए। तो मैं जब सारा दिन गुजारा तो मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं, या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और अभी भी मैंने रिकन्फर्म किया मैं अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से कि उस दिन जो राफेल तैयारे 4 जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो 4 सिर्फ नहीं थी, ये हम इसको पूरा पैकेज या कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि 4 तो बॉम्बर या स्ट्राइक वाले होते हैं, उसके पीछे पूरा एंट्रोज होता है जो एयर टू रिफ्यूलर भी होता है डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी और डिस्टेंस, जैमर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज होते हैं। तो ये पूरा पैकेज था जिसके अंदर 4 ये भी थे, जिसके अंदर एयर टू सरफेस के वेपन्स लगे हुए थे। अब ये जब आए हैं, ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से हाई स्पीड एंटर होने की इनकी इंटेंशन थी, प्लान था। जब पाक फिजाइया को पता चला तो मैं 3 डायमेंशन में इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पाक फिजाइया ने क्या क्या एक्शन लिए हुए हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास लेटेस्ट HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी इंडक्शन कोई 8-9 महीने पहले पाक फिजाइया ने की थी, और वो हिंदुस्तान के 2 मिसाइलों का तोड़ है। एक S-400 रशिया का जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट मिसाइल था, हमारे पास उसका तोड़ नहीं था, और एक ब्राह्मोस जो नेवी से जो इंडियन नेवी फायर कर सकती है, उनका भी काउंटर हमने कर लिया HQ-9B को इंडक्ट करके। अच्छा, ग्राउंड से तो ये हमने डिफेंस लिया उनके खिलाफ ये काउंटर किया। एयर में जाहिर है मैंने अभी थोड़ी पहले अर्ज किया था कि जहाज बहुत हमने नंबर बढ़ा लिए हैं जो फ्रंट करते हैं। और तीसरा डायमेंशन जिसका जिक्र नहीं होता, और उसकी शायद मैं कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से डिटेल्स ना शेयर कर सकूं, लेकिन मैं आपके नाजरीन की सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि हमने एक थर्ड डायमेंशन पाक फिजाइया ने बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्ट किया इसके अंदर, और वो था एरोस्पेस और साइबर कमांड फोर्स। पाक फिजाइया काफी कुछ अरसे से साइबर कमांड फोर्स एस्टेब्लिश कर चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और साइबर की मदद लेते हुए दुश्मन मुल्कों के जो जहाजों के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाजों के सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करके उन पायलट्स की जो हमारी तरफ हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को डिग्रेड कर देंगे। यानी जितनी उनकी अवेयरनेस है उसको डिग्रेड या कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। उसका फायदा ये होता है कि जब आप डिग्रेड करते हैं तो पायलट का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, क्योंकि उसको इनपुट सही नहीं आती, या क्लियर नहीं आती, या अपडेटेड नहीं आती, डिले के साथ आती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। होने का नुकसान उनके लिए ये होता है पायलट के लिए कि वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाता है कि अगर मैं इस सिचुएशनल अवेयरनेस या इस तैयारी के साथ अगर मैं दुश्मन मुल्क में एंटर हो रहा हूं तो मैं तो शायद मारा जाऊं। ये अभिनंदन वाला मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उसी तरह की सिचुएशन हुई होगी, बिकॉज अभिनंदन का एग्जैक्टली यही हुआ था। उसकी सिचुएशन अवेयरनेस डिग्रेड हो चुकी थी, उसको पता ही नहीं था वो कितने जहाजों के अंदर घुस। अब जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स से ठीक है कि अपने तमाम डायमेंशंस को इस्तेमाल कर लिया, तो क्या अब हमने दिखा दी अपनी ताकत, क्या भारत अब जो अगली बार आएगा उन चीज़ों का तदारुक नहीं कर सकता? ये जो डिजिटल वॉरफेयर की बात हो रही है और पेनिट्रेशन की बात हो रही है उनके सिस्टम में,
तो हमें इस पे कोई हमारे लिए तशवीश की बात है कि भाई भारत भी 2-4 हफ्ते में, 1 हफ्ते में तोड़ निकाल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आमिर साहब आपका, और ये इसलिए रेलेवेंट है कि इसका जवाब आपके नाज़रीन के उनके ज़हनों में भी इसका सवाल आया होगा। मैं ये क्लियर करता चलूं कि ये जो इंडक्शंस होती हैं, ये जो सेटअप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये हफ्तों महीनों में नहीं होता, ये सालों में होता है, और इसकी कंटिन्यूअस अपडेशन होती है। ये नहीं होता कि जो हमने वो टेक्निक उस दिन इस्तेमाल की थी, हमने वही टेक्निक अगले दिन भी इस्तेमाल करनी है। ये मैं क्लियर करना चाहूँ। और वही बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसीज या जो भी हम यूज कर रहे हैं, वो हमने कंटिन्यूस वही यूज करनी है। हम वो नहीं आउट होने देते, अपने तरीकाकार भी नहीं बताते कि हमने क्या तरीका किया था। तो दुश्मन को डिग्रेडेशन तक तो समझ आती है, अभी तक उनके पास ऐसे सेंसर मेरे अजम्पशन के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल नहीं है जिससे वो ये काउंटर इतनी जल्दी को तोड़ निकाल सके कि चंद दिनों या चंद हफ्तों में उसका कोई तोड़ निकाल सके। ऐसा अच्छा, मजमूई तौर पे अगर हम बात करें, राफेल को तो आप लोगों ने ठीक है अददी एतबार से मैनेज कर लिया है, लेकिन मजमूई तौर पे देखें तो पाक फ़ज़ाइया और भारत की फ़ज़ाइया के दरमियान जो है अददी एतबार से हमेशा बहुत बड़ा फ़र्क रहा है। तो कहाँ खड़े हैं आज हम लोग, अगर हम मजमूई एक उसमें देखें तनाजुर में? देखिए, हम तकरीबन जहां 60 साल पहले खड़े थे वहीं खड़े हैं नंबर वाइज हमने कभी मैच किया भी नहीं है और शायद कर भी नहीं सकेंगे, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, और हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे डिजाइन ही नहीं है कि हमने मैच करना है। तो डिजाइन हमारा ये है, हम एक वजह से लड़ते हैं। एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपके नाजरीन को भी और पाक फिजाइयों को बिल्कुल क्लियर है, हम कोई हेजमोनिक डिजाइन नहीं रखते, हमने किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करना, हमने लोगों को मार के वो नहीं करना, हमने जंग जीतने के लिए नहीं करना, हमने दुनिया को अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए नहीं करना। ये हमारा डिजाइन नहीं है। हमारी एयरफोर्स का या सब फोर्सेस का, पर्टिकुलरली मैं पायलट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ, हमारे पायलट लड़ेंगे सॉवरेनिटी और अपने वकार के लिए और अपनी आजादी के लिए, और सबसे बढ़कर हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जिस दिन हमारी सॉवरेनिटी और वकार कॉम्प्रोमाइज हो गया उस दिन हमारे हाथ में खुदा न खास्ता आजादी भी नहीं रहेगी। तो हम अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, जिसकी वजह से हम किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते। मैंने जैसे कहा मजबूरी में लड़ेंगे, लेकिन लेट दिस बी क्लियर, मैं उसी सांस में ये भी कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिफेंड करेंगे। आमतौर पे बहुत सारे लोग, आप तो बहुत सीजन्ड एंकर हैं और आपने देखा होगा पिछले 20-25 सालों से हम कहते हैं पाक फिजाइया दिफा करेगी, हम दिफा की कुव्वत रखते हैं। पाक फिजाइया बिल्कुल दिफाई मोड में इस दफा बिल्कुल नहीं लड़ेगी, जो मेरा नॉलेज है। पाक फिजाइया ऑफेंस करेगी, लेकिन ऑफेंस करेगी अपनी चूजिंग की, जब हमें कोई आके करेगा, कुछ इंट्रूड करने की कोशिश करेगा। तो पाक फिजाइया एयर पावर वैसे भी आमिर साहब डिफेंसिव फोर्स नहीं है बाय डिफॉल्ट। वी आर नॉट सपोज्ड टू डिफेंड, वी आर सपोज्ड टू बी एग्रेसिव, बिकॉज हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, फायर पावर, सरप्राइज और शॉक की वजह से हमारी काबिलियत जो एयर पावर के पास या फाइटर जहाज के पास काबिलियत होती है वो डिफरेंट डायमेंशन की होती है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट क्रिएट अपनी मर्जी के और अपनी चूजिंग के कर सकता है फाइटर जहाज। ज़बरदस्त आपने जिस तरह समझाया इस बात को कि वाकई पाकिस्तान जो है, हमारी फ़ज़ाइया, हमारी वो अपनी आज़ादी को कहते हैं ना बरकरार रखने के लिए उनकी जद्दोजहद होती है। ये मुझे बताइए कि JF थंडर को अगर हम मुआवजा करें, कहते हैं पीस टू पीस, कि राफेल है उधर JF थंडर या भारत का कोई और तैयारा, तो कहाँ पे है JF थंडर को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे? देखिए ये वो टिपिकल, अगर आपके नाज़रीन ये समझ रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कोई बॉक्सर की तरह मुकाबला होता है, उधर से भी एक बॉक्सर आता है, इधर से भी है, तो फिर कौन जीता कौन हारा, ये नहीं होता। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि जब भी कोई इस तरह की फाइट होती है उसमें ये पैकेज पूरा होता है, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके अंदर कुछ स्ट्राइक जहाज होंगे, कुछ J-10 होंगे, कुछ F-17, कुछ F-16 होंगे, कुछ AWACS होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा उड़ती है जिसके अंदर एक जहाज को, हाँ रोल डिफरेंट होते हैं कि कुछ जहाजों की स्ट्रेंथ सीवर्ड ज्यादा होगी समंदर की तरफ, तो उनको लगाया जाएगा, कुछ एयर डिफेंस पे बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ स्ट्राइक में बहुत। अब 55 साल पुराना तो हमने स्ट्राइक में यूज किया था पिछली दफा, अभिनंदन की दफा मिराज जहाज जो मैंने भी 1000 घंटे उड़ाया हुआ है, हमने स्ट्राइक के लिए यूज किया था। जिसका मतलब ये नहीं, ये है कि हमने ये नहीं कि हमने ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन जहाज ही इस्तेमाल करने होते हैं। ये प्लानर्स और लीडर्स बेस्ट जानते हैं कि किस रोल में कौन सा है। कई फील्ड में कोई एक जहाज अच्छा होता है और किसी दूसरी में कोई और अच्छा होता है। राफेल को, मैं बेशक पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट रहा हूं, मैं राफेल की एज अ कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट मैं रिस्पेक्ट करता हूं। इट इज अ वेरी पोटेंट एंड केपेबल एयरक्राफ्ट, लेकिन उड़ाना भी डिपेंड करता है उसकी एग्जीक्यूशन और उसके प्लान्स पे भी डिपेंडेंट करेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को कितना इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। बट हैविंग मेट J-10C पायलट्स जो अभी आए हैं जहाज, आई कैन से विद ह्यूज प्राइड कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट जो इस वक्त हैं कि बहुत एनर्जेटिक हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि आप अगर हिस्ट्री के पीछे चले जाएं तो एयर मार्शल असगर खान और नूर खान ने जो एयरफोर्स सिलेक्ट की थी वो आज जज्बा वही है। और एयर मार्शल नूर खान की मुझे बात याद आ रही है कि जब 65 की जंग के फौरन बाद किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था
कि आपको क्या मुश्किल पेश आई, आपको क्या डिलेमा लगा अपनी जंग के दौरान। तो उन्होंने कहा मेरा डिलेमा ये नहीं था कि अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी मुश्किल ये थी कि उनको रोकूं कैसे। तो वो जज्बा आज भी है। आई एम श्योर जो प्रेजेंट चीफ है, एयर चीफ है, मैं गारंटी, और मैं प्रेजेंटली कहना चाहूंगा कि आज के एयरफोर्स चीफ की मुझे यकीन है, जितना मैं उनको जानता हूं पिछले 40 साल से, यही डिलेमे में होंगे कि मैं किसको रोकूं और किसको भेजूं, बिकॉज वो अभी भी चार्ज है, वही जो जज्बा है, वेपन्स अपनी जगह है। अच्छा ये बताइए कि एक तासुर है कि पाकिस्तान के पास जो अमेरिकन F-16 है, क्या उसको भारत के फ्रंट पे इस्तेमाल किया जा सकता है? वो किसी शर्त के साथ महदूद करके पाकिस्तान को दिए गए? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभिनंदन के केस में जो पैकेज था उसमें F-16 शामिल थे, और ना कोई सिग्नेटरी है, ना कोई कोड्स ब्लॉक हुए हुए हैं, ना कोई ऐसी बाइंडिंग है, ना कोई ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन क्रिएट की गई है, लोगों को बदगुमानी पैदा करने के लिए और शायद मायूसी पैदा करने। मैं जब भी ये सवाल किया क्योंकि भारत की तरफ से भी प्रोपेगेंडा कई मर्तबा किया गया है। जी बात मुकम्मल कीजिए। जी वो इसीलिए प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि हमारे अवाम के दिलों में ये बददिली, मायूसी फैले कि 75 के करीब हमारे F-16 है, जिसमें बाद के मॉडर्न आने वाले F-16 भी हैं, लेटर ब्लॉक के भी हैं, तो वो उनके ज़हनों में बदगुमानी डाली जाए कि आप कॉन्फिडेंस सेटर हो, जैसे हमने उनके पायलट की डिग्रेडेशन की, वो चाहते होंगे हमारी कौम की डिग्रेडेशन हो मेंटली, कि शायद हम उड़ा नहीं सकते इनके खिलाफ। जिसके खिलाफ भी हमें थ्रेट हुआ, जिसने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया, इट डज नॉट मैटर कि वो कौन सा, लेट मी अश्योर यू। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिर जैसा आपने फरमाया कि पाक फ़ज़ाइया जो है बड़ा डिसाइसिव फैसला कुन किरदार अदा करेगी, और ये अटैक फोर्स है, ज़ाहिर कि दिफा भी करती है अपने साथ। और मुझे जो याद पड़ता है कि जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई कहते हैं रूज पे थी, उसमें भी PF ने सबसे ज़्यादा अहम तरीन रोल अदा किया था, वो कहते हैं ना बैकबोन तोड़ने के लिए टेररिस्ट का। जी ये आमिर साहब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करता चलूं कि उस वक्त भी किया था, आज भी कर रही है। पाक फ़ज़ाइया का बहुत प्रोमिनेंट रोल है। हम क्योंकि विजिबल नहीं होते, हवा से आते हैं, हवा में वापस चले जाते हैं, आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये क्रेडिट मैं उन पायलट्स को, लीडरशिप को, जो पहले थी उस वक्त भी, उस जमाने में भी और आज भी, मैं देना चाहूंगा कि कंटिन्यूड है। और एक डायमेंशन जो हमने टच नहीं किया, वो भी टेररिज्म में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो है ड्रोन की कैपेबिलिटी। ड्रोन का मतलब आमतौर पर ड्रोन समझा जाता है कॉमनली, लेकिन एक्चुअली उसका टेक्निकल लफ्ज है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल वो होती है जिसके अंदर पायलट नहीं होता, लेकिन वो वेपन्स ऑलमोस्ट जहाज के करीब कैरी कर सकता है। पाक फ़ज़ाइया ने बहुत बड़ी लीड ली है, जिसका मीडिया में भी जिक्र नहीं हो रहा, और इंडियन बहुत परेशान है। क्योंकि मैंने उनके जब कमेंटेटर को सुनता हूँ, उनके चैनल को मैं एक दिन सुन रहा था, तो वो ये कह रहा था कि मैं पूछना चाहूंगा अपनी लीडरशिप से कि इन्होंने वो ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्यों नहीं लिए, और ये सो रहे थे जब वो पाकिस्तान इतनी इंडक्शन कर रहा था स्ट्रॉन्ग। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक जो बड़ा फर्क है चिश्ती साहब, हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जैसे कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब है कि ठंडे दिलो दिमाग से हक़ायक़ को कहते हैं ना बयान करते हुए, उसमें उस तरह का जज्बात को, जो नौटंकी का मुजाहरा वो लोग करते हैं भारत के, अगर आप मतलब है वो मज़ाक़ा खेज़ आपको लगते हैं जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, चीख रहे होते हैं, तो आप तो बड़ा मैटर टू द ऑफ द फैक्ट बात करें। मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या तज़किया है कि जो भारतीय हमला है वो बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है क्या, जो अभी तक क्या रीड कर रहे हैं? क्योंकि हम भारतीय मीडिया को देखते हैं, वहाँ से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि बेशक जो भी सिफारती कोशिशें कर लें, लेकिन भारत तुला बैठा है जारियत के लिए। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहले आपने कहा कि आप जरा ठंडे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी हूँ इंक्लूडिंग लम्स, तो मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि when the emotions jump, the intelligence drops। तो आपने चॉइस करना होता है कि आपने इंटेलिजेंस रखनी है कि इमोशन रखने हैं, तो दोनों इकट्ठे नहीं चलते। तो मैं हमेशा साथ देता हूँ कि इमोशंस को मैंने कंट्रोल रखना है और इंटेलिजेंस के साथ बात करनी है, बिकॉज दुनिया आजकल समझती उसी चीज को है। अब आपके दूसरे सवाल पर मैं आता हूँ, जिसपे आपने पूछा है कि ये इनएविटेबल है या नागुज़ीर है। ये मेरा अभी तक मानना ये है कि अभी हमारा खतरा उसी तरह बरकरार है, टला नहीं है। बिकॉज रीजन ये है कि जब आप 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लोगों को, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 1.4 बिलियन जो है वो जंग करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1.4 बिलियन लोगों को जब आप इंगेज करते हैं इमोशनली कि आप हम जंग करेंगे, हम सबक सिखाएंगे, और उस तरह की लैंग्वेज जो मैं यूज भी नहीं करना चाहता, तो आप एक हाइप क्रिएट करते हैं उनके ज़हनों में और एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं अपने आप से और अपनी फोर्सेस से, और फिर वो चाहते हैं कि इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन हो जिससे उनको सेटिस्फेक्शन हासिल। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इतनी हाइप क्रिएट की गई। इंडिया के जो 900 चैनल है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीबडी, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ने इतनी हाइप क्रिएट की। एंकर्स ने वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे टीवी से बाहर निकल के अभी गोलियां चला देंगे। तो इस तरह की लैंग्वेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ा। लेकिन आप जैसे मुदब्बिर लोग भी हैं, जो एंकर हैं, जो बड़ा सोबर बात करते हैं, टू द पॉइंट करते हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। बाय द वे दुनिया लॉजिक ज्यादा सुन रही है आप जैसे लोगों की बजाय वॉर मेमोरी। लेकिन मैं अभी भी फोर्स ही करता हूं कि कुछ ना कुछ उनको करना उनकी मजबूरी बन चुका है। बिकॉज 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की, लोगों को टेंशन पैदा की हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आ चुकी है, कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी ईगो या ना और लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आई फोर्सी समथिंग कमिंग, बट अल्लाह करे ना। हाँ, पुलवामा के बाद भी 12 दिन का तो वक्फा आया था। अगर आप याद करें 14 फरवरी को हुआ था उस खुदकुश हमला, जो कि वहीं के एक मकामी जो है शख्स ने किया था, आदिल डार साहब वाले उनका नाम था। अच्छा, मुझे मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये तमाम चीज़ें आपने हमें एक्सप्लेन की, क्या कोई आपके लिए सोर्स ऑफ कंसर्न भी है, कोई ऐसी चीज़ कि आप समझते हैं कि ये चीज़ बाइस तशवीश है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, अगर भारत जहरियत का मुर्तकिब हो सकता है? देखिए, मेरे लिए बाइस तशवीश सबसे बड़ी बात यह है कि हम तकरीबन 2 बिलियन पॉपुलेशन इस खित्ते में जो रहती है, उनके मुस्तकबिल और उन बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। कुछ लीडर्स मिलके, सारे तो नहीं चाहते। पाकिस्तान के लोग भी आप सड़कों पे निकल जाए, हमसे पूछें कि हम मजबूर होकर ही कोई खुदा न खास्ता ऑपरेशन स्विफ्ट रॉड दोबारा करेंगे, बाई चॉइस नहीं करना चाहते। हम एक बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं और इसलिए कंसर्न मेरा ये है कि हम एक, जो मैं एक छोटी सी बात एक ऐड करता चलूं कि सारी दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाना शुरू हो गई है। आप अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को देख लें, आपस में कितना कारोबार करते हैं। अफ्रीका चले जाएं, आसियान चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, सारी दुनिया ह्यूज बिजनेस आपस में कर रही है, ट्रेड कर रही है। हम सार्क मुल्क जो हैं, जिनको ऑलमोस्ट सस्पेंडेड है सार्क, हम 25% दुनिया की आबादी है और हम 5% सिर्फ ट्रेड करते हैं आपस में। जब आप देखें इकोनॉमी कितनी बड़ी हो सकती है अगर हम आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे की वैल्यू ऐड करें, एक दूसरे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, एजुकेशन हेल्थ से। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उसका कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद चिश्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है वो पाकिस्तान का जो है बाजुए शमशीर जन है और हमेशा इसका एक तारीखी किरदार रहा है। चाहे वो जंग हो, चाहे अमन हो, चाहे भारत से मुकाबला हो, चाहे दहशत गर्दों से मुकाबला हो, तो जो डिसाइसिव रोल रहा है वो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का रहा है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। वो लोग क्यों जो है एक बड़े अहम इजलास गुज़श्ता रात हुआ, उसमें क्यों नहीं शरीक हुए, पूछते हैं वक्फे के बाद। दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत की चाल है उसमें वही टेढ़ापन है। हुकूमत जो है हिज़्ब इख्तिलाफ पे एतमाद नहीं करती, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो हुकूमत पे एतमाद नहीं करती। गुज़श्ता शब हमने देखा कि बड़ी अहम किस्म की इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती है और उसमें वज़ीर इत्तला साहब होते हैं, DGI ISPR होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है वो उसमें शरीक नहीं होती। क्या वजह है? हम पूछते हैं PTI के तर्जुमान जनाब शेख वक़ास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं बड़ी तनकीद हो रही है उनके हल्कों की जानिब से कि जनाब आप जो हैं उस इजलास में, अहम तरीन इजलास में शरीक नहीं हुए और हर मामले को जो है आप लोग इमरान खान से जोड़ देते हैं। कुछ वजाहत कीजिएगा। पहले तो कोई नकल के अंदों को बताए कि ये बात इनकी कहनी बनती नहीं है कि हम हर मामले को इमरान खान से जोड़ लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जो है वो अपने कायद के लिए परेशान है और इमरान खान से ही हमारी सुबह होती है और इमरान खान पे ही हमारी शाम होती है। इसी पे हमारी बात शुरू होगी और इसी पे हमारी बात खत्म होगी, क्योंकि इमरान खान नाहक जेल में डाला गया है। नंबर 1, सो दीज स्टूपिड पीपल शुड नो दिस। नंबर 2, हम क्यों शामिल नहीं हुए? सर देखें, व्हाट इज एन इन हाउस कैमरा ब्रीफिंग, व्हाट इज इट? ये क्या होती है? ये हमें ऑपरेशनल डिटेल्स बताना चाहते हैं, वहां पे क्या हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या किया। इनकी ब्रीफिंग से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो आपको फॉक्स, BBC और CNN वाले दे सकते हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं। ये वक्त ये सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करने का। एज इमरान खान सेड फ्रॉम द जेल, यूनाइट अगेंस्ट इंडिया, यूनाइट अगेंस्ट एनी फॉरेन एग्रेशन, वी मस्ट बी यूनाइटेड। ठीक है जी, कौम को तकसीम करने के खान साहब ने कहा कि हर अमल की रुकावट होनी चाहिए और अमल करने वालों की रुकावट होनी चाहिए। सो आपको APC बुलानी चाहिए थी, आपको इमरान खान को उस APC का हिस्सा बनाना चाहिए था। आपको कौम को इकट्ठा करने का एक मौका मिल रहा है। हर वो सिपाही जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, जब वो समझे कि कौम इकट्ठी पीछे खड़ी है तो वो इसको ताकत महसूस करता है। तो खान साहब ने ये वाजे किया है और सो पार्टी ने, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि बिल्कुल हम हिंदुस्तानी हर जारियत का मुकाबला करने के लिए बहैसियत कौम तैयार है। इनको पहले भी मारा था 2019 में, इनको दोबारा मारेंगे।
अगर 2019 वाली जी गलती ये वक़ार साहब, करेंगे। ये जो आपने फरमाया कि मतलब है कि ज़ाहिर है कि एक सिम्बलिज़म होता है हर चीज़ का ना, और एक हमें पैगाम देना है कि जी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, और पूरा खेल परसेप्शन का है। तो ज़ाहिर है कि उस परसेप्शन में अगर मतलब है कि अलामती तौर पे तमाम सियासी जमातें जमा हो रही हैं, तो उसमें अगर पीटीआई भी शामिल है, आपने देखा ना कि और नहीं करारदाद सर, जब आपने ये पास फ्रॉड की का टाइम पार्लियामान नहीं में, है तो ना आप लोगों ने सर। ताउन सर किया बात हुकूमत के सुने ना साथ। मेरी बात, सर नहीं इंज ना जी। करो ना। ये कोई फ्रॉड का टाइम नहीं है, अच्छा। ये कोई गिमिक्स का टाइम नहीं है, ना ये लोगों को फूल बनाने का टाइम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद वाहिद आदमी है जिसने जेल से बैठ के हिंदुस्तान को ललकारा और उसको उसकी औकात याद दिलाई। उनको इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बैन करना पड़ा, जो मोदी के और इंडियन सरकार के खिलाफ जो बयान क्लैरिटी के साथ दिया है कि हमें कमजोर मत समझो, ये तो कौम तुम्हें दिखा देगी कि हम क्या है। चंद मिनटों में मिलियंस में उसके व्यूज गए, इंडियंस को बैन करना पड़ा। आप मुझे ये बताएं, इंडियन ने शहबाज शरीफ का अकाउंट बैन किया, मरियम नवाज का बैन किया, जरदारी का बैन किया, बिलावल भुट्टो का, क्योंकि पल्ले ही कुछ नहीं है, वो इनको कुछ समझते ही नहीं है। वो एक हकीकी लीडर है, वो अंदर से बैठ के ललकार रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब का जो 5 नुक्ती जो बयान आया है हिंदुस्तान के हवाले से, इंडियन वाटर ट्रीटी के हवाले से कि कैसे वो रिट्रीट नहीं कर सकते, पुलवामा के हवाले से, खान साहब ने उस वक्त पुलवामा वाले पे कहा था कि ये दोबारा एक होगा और हम पे इल्जाम लगाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि कौम देखें, वो खान ने कहा है कि वी स्टैंड यूनाइटेड, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब आपको अगर चाहिए कि आप सबको बुला के इकट्ठा करें, एक आवाज वहां से निकले, ताकि किसी किस्म की डिवीजन का शायबा भी कोई ना हो। अच्छा, वैसे हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि बिलावल साहब का जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद हुआ, लेकिन चले डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ये बताइए, किसी सतह पर क्या हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को इत्मीनान में लेने के लिए राब्ता किया है कोई कवर्ड तरीके से कि जी मतलब अब जरूरत है इस बात की कि आपके कुछ शिकायत हम दूर करते हैं, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मेरी बात सुनो, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है, इनसे तो पर्ची भी नहीं पड़ी जा रही मोदी के खिलाफ। मोदी का नाम लेते हुए इनके पैर सड़ते हैं, और इनके जो वजीर दिफा है वो तो असल में दुश्मन है पाकिस्तान के, कि इस सेंसिटिव मौके पे वो कह रहे हैं कि 30 साल तक हम गंद करते रहे, और उसी बयान को यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्तेमाल करती है इंडियन मंदूब जो है, ये पाकिस्तान दे सज्जन दे, ये सज्जन ने पाकिस्तान दे। मतलब यू हैव बीन डूइंग स्टुपिडिटी फॉर ऑल योर लाइफ, वाज दिस द टाइम व्हेन यू आर डिफेंस मिनिस्टर? What are you trying to क्या कहेंगे अब तक जो हुकूमत ने बयानी की जंग, जाहिर है कि हमने देखा कि भारत बैकफुट पे गया है, और यहाँ तो क्रेडिट देंगे कि हुकूमत ने कुछ बयानी की जंग जो है बेहतर अंदाज में लड़ी है। कोई जो अब तक इकदाम किए गए, कहाँ पे आपको उसमें झोल नजर आ रहे हैं, और क्या मशवरा देंगे कि यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है? तरले कर रहा है, लंबा पड़ा हुआ है तहकीक में। मैं हाजिर हूँ जी, मैं उन्होंने कोई बात नहीं की है। आप जाए यूनाइटेड नेशंस के अंदर, आप कहें जी ये हम ये तहकीकात होनी चाहिए हम पे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत हम पे ये हिंदुस्तानी इल्जाम लगा रहे हैं। आप हिंदुस्तानी को कह रही सारी तफ्तीश करा लो। ऐसे कैसे यूसुफ रजा गिलानी ने कहा था कि मैं DGISI को भेज देता हूँ वहां पे हिंदुस्तान, याद है आपको? जी हाँ, ठीक है। दूसरा, 1.5 दिन तक इनकी तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं था। तीसरा, APC नहीं बुला सक रहे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले मोदी ने दूसरे दिन अपोजिशन लीडर को एंगेज किया, राहुल गांधी और मोदी साथ साथ खड़े हैं, हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तीसरे दिन उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली, तमाम इकोनॉमी के और दिफा के हवाले से हायर लेवल कमेटीज की मीटिंग उन्होंने लॉन्च की, एनवॉइस भेजे उन्होंने पूरी दुनिया में, तीन की थे। अच्छा, आपने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया, यहाँ पर भी तो इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया आप लोगों से इस मामले पे? सर देखें, ये प्रेस ब्रीफ आए थे, इनविटेशन गौर साहब को, तो दूसरा हो की नाम ना था हामिद साहब, ज्यादा हामिद रजा को, पर सर बेमानी है ना। मतलब जी ब्रीफिंग है जी, आ जाओ की तुसी दसना सन, ये ब्रीफिंग हमने नहीं पहले अटेंड की हुई। भैया आप कौम को इकट्ठा करें, जिस चीज की जरूरत है, हम आहंगी की, यूनिटी की मैसेज जाए। सज्जे खब्बे फॉर्म 47 दे नमूने बहा के तुसी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हो, कोई मजाक है? तो अच्छा खैर, तो आप लोगों से कोई राब्ता नहीं हुआ किसी सतह पे इस्टेब्लिशमेंट का? हुकूमत ने तो आपने कहा कि बिल्कुल नहीं किया। संजीदा ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर को जिसकी 90% पॉपुलैरिटी है, नाहक उन्होंने अंदर रखा हुआ है। उधर इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस चल रहे हैं, उधर अडयाला जेल के सामने तुम उनकी बहनों को घसीट रहे हो थानेदारों से। क्या कर रहे हो तुम इस कौम के साथ? ये टाइम है इस किस्म की स्टूपिडिटी करने का।
अच्छा ये बताइए कि हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज कौमी असम्बली में बड़ी हुकूमत पे कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि जी कोई जो है मतलब है वज़ीर यहाँ पे मौजूद नहीं कि इस अहम मौजू के ऊपर बात कर सके, ब्रीफिंग दे सके। क्या कहेंगे जो मौलाना की तनकीद थी? देखें, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तनकीद है तो जायज़ ही हो, हाँ, उसमें कौन सी गलत बात। ये तो अभी नहीं, इट्स बिन अ होल ईयर पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग। इवन ये मुस्तफा शाह जो पीपल्स पार्टी का डिप्टी स्पीकर है, इसने एक दफा इजलास जो है मुल्तवी, जहां तक मुझे याद है, कर दिया कि भाई जब तक ये मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज नहीं आएंगे मैं नहीं प्रोसीडिंग चलाता। 3 दफा या सादे खुद कह चुका है कि बंदे दे बच्चे बनो, तुसी आया करो, इत्ते हाजिरी दिता करो। तो नॉन सीरियस लोग हैं ये। अच्छा हम देख रहे हैं कि हुकूमत एक लेवल पे बड़ी फाल है, लेकिन बाज़ हल्के कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को और नून लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी उनको एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। जो आपने कहा जी कौम को इकट्ठा करना या भारत के खिलाफ बयानी की लड़ाई में भरपूर अंदाज में खुलकर बात करना। जी वो की गल कर रहे हो तुसी, खुदा दा नाम लो, जेडी पार्टी ने टोटल 17 सीटां मुल्क जितियां ने, उनके लीडरों के कहने पे कौन इकट्ठा होता है सर? जान दो, अल्लाह का नाम। परसेप्शन की लड़ाई में वो अपना फाल किरदार अदा कर सकते हैं सर। नवाज शरीफ साहब सबसे पुराने मतलब तजुर्बेकार सियासतदान है पाकिस्तान के, 3 बार वजीर आजम बने हैं। उनकी बात का वजन तो होगा अगर वो खुलकर बात करें, भारत को उसका चेहरा दिखाएं कि भाई मोदी ने ये गड़बड़ की है। जी 3 दफा वजीर आजम बने हैं तो लंदन अपने घर से निकले जिम्मे पाकिस्तान का रौला मुकान जा रहे हैं हिंदुस्तान नाल। घर के बाहर वो जो रेगुलर साफी फिर रहे होते हैं हर रोज, उन्होंने जब इसके ऊपर अपना वर्षन मांगा तो जनाब के मुंह में आवाज कोई नहीं थी। पता है, देखा था आपने? जी मैं वही कहा कि बालों की तकलीफ करें, उन्हें बोलना चाहिए। वजीर आजम बनने वाला आदमी, 3 दफा वजीर आजम बनने वाला आदमी, जो खुद मोदी की उन्होंने कहते ने ओथ टेकिंग पे गया, मोदी ने अपने घर शादी ते बुलाया। अब जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला आता है तो नेचुरली उन्हें खामोश ना रहे। जब वो जिंदाल बैठ के आपकी शादियों के इन्विटेशन अरेंज करेगा, जिंदाल के साथ आपके कारोबारी मरासिम होंगे, तो फिर यही कुछ होएगा ना। फिर मुझे ये बताइए आपका सियासी तजुर्बा क्या कहते हैं कि भारत जो है वो कोई ऐसे इकदाम करेगा, कोई मतलब है लगता है कि वो कोई हमला करे या कोई जाहिरियत का मुर्तकिब हो? क्या आपका तजिया कहता है? सर ये हुकूमत तो बार बार कह रही है 48 घंटे 24 घंटे 48 घंटे 24 घंटे। ऑब्वियसली द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव, आई माइट नॉट हैव, ठीक है सर, मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये बता दिया है कि ये कौम इकट्ठी है हर जारियत के खिलाफ, क्योंकि हम तादाद में इन सबसे ज़्यादा इस मुल्क में। तो अगर हम इकट्ठे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ तो हिंदुस्तान 4 दफ़ा सोचेगा कि इस कौम पे हमला करना है या नहीं करना है। नाखून चने चबाएगी ये कौम इसको, हिंदुस्तान बिल्कुल किसी मिस एडवेंचर का सोचे भी ना। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक़ार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन एक पल लेते हैं मेरे साथ। भारत जो एक मरतबा फिर जाहिरियत की तैयारियां कर रहा है, तमाम तर इशारे यही कह रहे हैं। उनका जो मीडिया का अगर आप कहते हैं ना उसका जायज़ा लें तो वो लोग प्रिडिक्ट यही कर रहे हैं, ये पेशगोई कर रहे हैं कि जी किसी भी लम्हे, किसी भी आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हो सकता है कि वो जो है कि LOC के ऊपर करें, या हो सकता है कि हमारे इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी फ्रंटियर को जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करें, कि जैसे उन्होंने 2019 में जो है उन्होंने जुर्रत की थी। तो ऐसे मौके के ऊपर जो सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का हथियार हो सकता है वो हमारा इत्तेहाद है, हमारी कौमी यकजहती है। और उसके लिए जनाब तमाम सियासी जमातों को अपने कहते हैं ना छोटे मोटे जो सियासी मफादात हैं उससे बुलंद होकर जो है वो सोचना होगा। तहरीक इंसाफ को जो है वो जो कहते हैं ना जो सिम्बलिज़म है कि जहाँ पर जनाब तमाम मुल्क के कायदीन जमा है तो वहाँ पर उनको शरीक होना चाहिए। उसी तरह अगर कोई ये मुतालबा करे कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार सियासतदान है पाकिस्तान के, 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, तो उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो अहम लड़ाई है वो बयानिए की लड़ाई है, और बयानिए की लड़ाई में इन सबको अपना अपना अपने कहते हैं ना कि तमाम तरह जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पे ना छोड़ दें, बल्कि सियासतदान जो उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। तो चाहे वो नून लीग हो यानी कि नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जनाब शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात, सबको अपना किरदार अदा करना है। और ज़ाहिर है कि मीडिया को भी करना है और आपको और हमको भी करना है। इसके साथ ही आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।